अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। कैप्टन जमशेद ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा, हमें आज रात यहाँ से निकल जाना चाहिए। मैंने अपनी पतलून की जेबों की तलाशी ली। मेरे पास इंडियन करेंसी के 40-45 रुपए थे, रिवॉल्वर भी था और कुछ फालतू गोलियां भी थीं जो मैंने पतलून की एक भी जेब में डाल रखी थीं। हमें माधवी की बातों से अंदाज़ा हो गया था कि भद्रवई घाट का स्टेशन वहाँ से पीछे की जानब ज़्यादा दूर नहीं है, और ये भी मालूम हो गया था कि वहाँ से ब्रांच लाइन पर गाड़ियाँ चलती रहती हैं। कैप्टन जमशेद कहने लगा, भद्रवई स्टेशन पर पुलिस मौजूद है, हमें यहाँ से आगे जाकर किसी स्टेशन पर गाड़ी पकड़नी चाहिए। मैंने बड़े एतमाद और यकीन के साथ कहा, कैप्टन जमशेद, माधवी झूठ बोलती है। मुझे यकीन है भद्रवई स्टेशन पर पुलिस ने कोई नाकाबंदी नहीं कर रखी है और पुलिस के पास तुम्हारी कोई तस्वीर भी नहीं है। फिर भी एहतियात के तौर पर हम भद्रवई घाट स्टेशन की बजाय यहाँ से लैनू लाइन आगे की जानब जाकर किसी छोटे स्टेशन से गाड़ी पकड़ेंगे। तो फिर अभी यहाँ से निकल पड़ते हैं। मैंने कहा, नहीं, अभी दिन की रोशनी बाकी है, शाम होने के बाद यहाँ से निकलेंगे। उस वक्त सूरज गरूब होने वाला था। थोड़ी देर बाद सूरज बादलों के पीछे गरूब हो गया और शाम का अंधेरा बादलों की वजह से जल्दी छा गया। हमारे पास कोई सामान वगैरह था नहीं, 3 कपड़ों में थे। कैप्टन जमशेद के कपड़े बोसीदा हो रहे थे। उसने आधे बाजू वाली कमीज और पुरानी पतलून पहन रखी थी। जेल में भी उसका यही लिबास रहा था। यहाँ आकर उसने एक बार दोनों कपड़े धोकर थोड़े बहुत साफ कर लिए थे। मैंने कमीज के ऊपर ठंडी जैकेट पहनी हुई थी। अगरचा धूप में मुझे गर्मी लगती थी, मगर मैं इसे फेंकना नहीं चाहता था, क्योंकि मुझे आगे कश्मीर जाना था, जहाँ जनूबी हिंद के मुकाबले में मौसम ज़्यादा ठंडा था। हम अल्लाह ताला का नाम लेकर झोंपड़ी से निकलकर उस तरफ रवाना हो गए जिस तरफ माधवी ने कहा था कि भद्रवई घाट का स्टेशन है। हम चाहते थे कि रेलवे लाइन पर किसी तरह पहुंच जाएं। दरिया बाएं जानिब था। अंधेरा भी इतना ज़्यादा नहीं हुआ था। झोंपड़े के आसपास जो दरख्तों के जखीरे थे, हम बहुत जल्द उनमें से निकल गए। आगे एक पगडंडी मिल गई। यहाँ खेत थे। कुछ फासले पर हमें रेल के सिग्नल की सुर्ख बत्ती नजर आ गई। मैंने कैप्टन जमशेद को बत्ती दिखाकर कहा, अच्छा हुआ रेलवे लाइन हमें मिल गई है। खेतों में से गुजरने के बाद हम रेलवे लाइन पर चढ़ गए। पीछे की जानिब देखा तो भद्रवई घाट रेलवे स्टेशन की बत्तियां झिलमिला रही थीं। हमने आगे की तरफ रेलवे लाइन के साथ साथ चलना शुरू कर दिया। हमें कुछ अंदाज़ा नहीं था कि आगे जो स्टेशन है वो कितनी दूर होगा। इतना ज़रूर अंदाज़ा था कि इस इलाके में एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन का फासला 3-4 मील से ज़्यादा नहीं रहता। कैप्टन जमशेद ने कहा, हो सकता है अगला स्टेशन कोई मामूली सा स्टेशन हो और गाड़ी वहाँ ना रुकती हो। मैंने उसे जवाब दिया, भाई जी, रेलवे वालों ने अगर वहाँ कोई स्टेशन बनाया है तो कोई ना कोई गाड़ी ज़रूर रुकती होगी। हम किसी ऐसी ही गाड़ी का वहाँ इंतज़ार करेंगे। मेरा ख्याल है हम रेलवे लाइन के साथ साथ कोई 3-4 मील तक चलते गए। रात का अंधेरा गहरा हो गया था। बादल झुके हुए थे। लगता था किसी भी वक्त बारिश हो सकती है। इस दौरान पीछे से एक गाड़ी आ गई। हम रेलवे लाइन से नीचे उतरे। गाड़ी शोर मचाती ज़मीन हिलाती गुजर गई। डब्बों में रोशनी हो रही थी। कुछ मुसाफिरों के चेहरे भी नजर आ रहे थे। ट्रेन गुजर गई। जमशेद ने कहा, यह कोई मेल ट्रेन लगती थी। मैंने कहा, पैसेंजर ट्रेन भी होती तो हमें कोई फ़ायदा नहीं था। ट्रेन के पिछले डब्बे की सुर्ख बत्ती दूर तक नजर आती रही। फिर उसे रात के अंधेरे ने अपने अंदर जज़ब कर लिया। हम बहुत देर तक चलते रहे। हमारे जिस्म पसीने में शराबोर हो गए थे। खुदा का शुक्र था कि बारिश नहीं शुरू हो गई थी, वरना वहाँ बारिश से बचने के लिए कोई जगह नहीं थी। रास्ते में नदी नालों के 3-4 छोटे नाले भी है। एक जगह हमने थोड़ी देर बैठकर ज़रा आराम भी किया। इसके बाद फिर चलने लगे। काफ़ी देर तक चलते रहने के बाद हमें दूर से सुर्ख बत्ती दिखाई दी। मैंने कैप्टन जमशेद से कहा, यह स्टेशन के सिग्नल की बत्ती है, हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए हैं। इसके बावजूद हमें सिग्नल तक पहुंचने में आधा घंटा लग गया। ये एक छोटा सा स्टेशन था जिसका एक ही प्लेटफार्म था। छोटा सा एक कमरा था जिसमें रोशनी हो रही थी और एक आदमी बैठा बड़े से रजिस्टर पर कुछ लिख रहा था। प्लेटफार्म पर कहीं कहीं रोशनी हो रही थी। उसका गेट भी खुला था। हम लाइन पर चलते हुए आए थे।
चुनाचे सीधा प्लेटफार्म पर चढ़ गए थे। गेट के आगे छोटा सा बरामदा था जहाँ एक कुली कोने में बैठा बीड़ी पी रहा था। मैंने कैप्टन जमशेद से कहा, तुम प्लेटफार्म पर ही रहो, मैं कुली से गाड़ी वगैरह का पता करता हूँ। मुझे इस इलाके के लोगों का काफ़ी तजर्बा था। मैंने कुली के पास जाकर पूछा कि भद्रवाही घाट से अगली गाड़ी कब आएगी। चूँकि यह इलाका हैदराबाद दक्कन की रियासत का इलाका था, इसलिए यहाँ के लोग तेलुगु ज़बान के अलावा ख़ास तौर पर मुसलमान बड़ी अच्छी उर्दू बोल लेते थे। अगरचे वो काफ को ख़ाफ बोलते थे, यह हमें ऐसा लगता था कि काफ को ख़ाफ बोल रहे हैं। मैंने कुली से उर्दू में ही पूछा था। उसने बैठे बैठे जवाब दिया, तुम्हें कहाँ जाना है बाबू? मुझे तो कुछ मालूम नहीं था कि इस लाइन पर आगे कौन कौन से शहर आते हैं। मैंने कहा, भाई मुझे हैदराबाद जाना है। यहाँ एक दोस्त के पास आया था, वो नहीं मिला। सोचा भद्रवाही घाट पर जाकर गाड़ी पकड़ने की बजाय यहाँ से कोई गाड़ी पकड़ लेता हूँ। कुली मुसलमान था, कहने लगा, बाबू यहाँ कोई मेल ट्रेन नहीं ठहरती और हैदराबाद को यहाँ से कोई गाड़ी सीधी नहीं जाती। मैंने कहा, भाई साहब कोई पैसेंजर ट्रेन भी नहीं जाती। कुली ने कहा, मियाँ जी रात 11 बजे एक पैसेंजर ट्रेन भद्रवाही से आएगी, उसमें बैठ जाएं। वो आपको गडुपा स्टेशन पर पहुंचा देगी। वहां से आप करनौल जाने वाली दूसरी गाड़ी पकड़नी पड़ेगी। वो गाड़ी आपको हैदराबाद ले जाएगी। समझ गए? मैंने कहा, शुक्रिया भाई साहब। ये बताएं कि हैदराबाद का टिकट कहाँ से लें? इसी स्टेशन से ले लीजिए। जी हाँ, अंदर बाबू बैठा है। स्टेशन के ऑफिस का एक ही कमरा था जहाँ एक आदमी बड़ा सा रजिस्टर खोले उसमें कुछ इंदराज कर रहा था। मैंने जाकर अदाब अर्ज किया तो उसने मेरी तरफ देखे बगैर कहा, क्या बात है? मैंने कहा, हैदराबाद के 2 टिकट चाहिए, सेकंड के, फर्स्ट के या थर्ड के? मैंने कहा, थर्ड क्लास के। वो मेरी तरफ देखे बगैर उठकर एक अलमारी के पास गया। उसमें से जर्द रंग के 2 टिकट निकाल कर एक मशीन में डालकर उस पर तारीख डाली और मेरी तरफ बढ़ाते हुए जितने पैसे बनते थे वो बताया। उस वक्त उसने मेरी तरफ देखा, मगर मेरे लिबास और मेरे हुलिये ने उस पर कोई असर न डाला। मैंने पूरी रकम गिनकर उसके हवाले किए और टिकट जेब में डालकर प्लेटफार्म पर आ गया। प्लेटफार्म बिल्कुल खाली पड़ा था। मैं कैप्टन जमशेद को इधर उधर देखने लगा। वो कुछ फासले पर अंधेरे में से निकलकर बिजली के खंभे की रोशनी में गया और हाथ के इशारे से मुझे अपनी तरफ बुलाया। मैंने उसके पास जाकर कहा, टिकट तो मैं ले आया हूँ, गाड़ी रात 11 बजे के बाद आएगी, पैसेंजर होगी। उसमें बैठकर हम गडुपा स्टेशन तक जाएंगे। वहाँ से हम करनौल जाने वाली गाड़ी पकड़ेंगे। वही गाड़ी हमें हैदराबाद ले जाएगी। और हैदराबाद से आगे कहाँ जाना होगा? मैंने कहा, भाई जी पहले हैदराबाद तो पहुँच जाएं, इसके बाद ज़ाहिर है वहाँ से दिल्ली और दिल्ली से जम्मू कश्मीर की तरफ ही जाना होगा। कैप्टन जमशेद कहने लगा, मैं भी चाहता हूँ कि कश्मीर के महाज पर जाकर अपने हुर्रियत परस्त कश्मीरी जाबाजों के साथ मिलकर भारतीय काबिज फौज के खिलाफ लड़ूँ, लेकिन मेरी एक मजबूरी है। मजबूरी कौन सी है? मैंने पूछा। कैप्टन जमशेद ने कहा, मैं पाकिस्तान की जाबाज फोर्स का कैप्टन हूँ। अपनी नातजर्बाकारी की वजह से भारत की कैद में चला गया था। अब कैद से फरार हुआ हूँ तो फौजी डिसिप्लिन का तकाजा है कि मैं सबसे पहले अपने यूनिट में जाकर यूनिट कमांडर को रिपोर्ट करूँ। मैंने कहा, फिर तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम पहले पाकिस्तान जाकर यूनिट कमांडर को रिपोर्ट करो। ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। मेरे ख्याल में मुझे राजस्थान के इलाके से बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान में दाखिल होना चाहिए। तुम्हारा क्या ख्याल है? मैंने पूछा, क्या तुम उस बॉर्डर से वाकिफ़ हो? 65 की जंग में मैं राजस्थान के महाज पर लड़ चुका हूँ। ये बड़ा वसी बॉर्डर है, वहाँ से मैं पाकिस्तान में दाखिल हो जाऊँगा। जैसे तुम्हारी मर्जी। फिर ऐसा है कि हम हैदराबाद से सीधा जयपुर की तरफ निकल चलेंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम इंडिया का बॉर्डर क्रॉस कराने के बाद मैं कश्मीर के महाज पर जाऊँ। कैप्टन जमशेद ने कहा, यह तुम्हारी मुझ पर ख़ास इनायत होगी क्योंकि तुम राजस्थान के भारत वाले इलाके से बहुत ज़्यादा वाकिफ़ हो। इनायत की कोई बात नहीं है, ये मेरा फ़र्ज़ है। हम इस छोटे से मज़ाफ़ाती स्टेशन पर रात की खामोशी में खाली बेंच पर बैठे बातें कर रहे थे। रात 11 बजे के बाद पैसेंजर ट्रेन आ गई। आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई आ रही थी। आकर स्टेशन पर खड़ी हो गई। कुछ मुसाफिर ट्रेन से उतरे।
ट्रेन पर चढ़ने वाले मुसाफिरों में हम सिर्फ 2 ही थे। गाड़ी देर तक खड़ी रही। फिर इंजन ने सीटी बजाई और आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए प्लेटफार्म से निकल गई। थर्ड क्लास के डब्बे में काफ़ी मुसाफिर थे। तकरीबन सभी मुसाफिर अपनी अपनी जगह पर या सो रहे थे या ऊँघ रहे थे। मैं और कैप्टन जमशेद डब्बे के कोने में बैठे थे। ट्रेन की रफ्तार तेज़ नहीं थी, बस एक ख़ास रफ्तार से चली जा रही थी। रास्ते में कोई भी स्टेशन आता तो खड़ी हो जाती। सारी रात गुजर गई। दिन निकला तो ट्रेन नीम पहाड़ी इलाके से गुजर रही थी। ये दक्कन की 70 मरतबा का इलाका था। ज़मीन पथरीली थी, सुरमई और सुर्ख रंग की पहाड़ियाँ थीं। पहाड़ियाँ ख़त्म हुई तो मैदान शुरू हो जाते। कहीं जंगल आ जाता, दरिया भी आए, नदी नाले भी आए, ब्रांच लाइन थी। कई स्टेशन है जिनके नाम मुझे कभी याद नहीं रह सकते थे। सारा दिन ट्रेन चलती रही। फिर शाम हो गई। फिर रात का अंधेरा फैलने लगा। करनौल अभी तक नहीं आया था। रात के 11 बजे जाकर कहीं करनौल का स्टेशन आया। हमने खुदा का शुक्र अदा किया। ये काफ़ी बड़ा जंक्शन था। यहाँ से हमें हैदराबाद जाने वाली ट्रेन पकड़नी थी। यह ट्रेन हमें 1.5 घंटे बाद मिली। वहाँ से हैदराबाद काफ़ी दूर था। बस यूँ समझ लें कि बाकी पूरी रात और दूसरे रोज़ का आधा दिन गुजर गया। तब कहीं जाकर हैदराबाद का स्टेशन आया। हैदराबाद का स्टेशन बड़ा बारौनक और ख़ूबसूरत था। चूँकि हमारे सफ़र का प्रोग्राम तब्दील हो गया था और अब हमें कश्मीर की तरफ नहीं बल्कि राजस्थान की तरफ जाना था, इसलिए मैंने स्टेशन के बाहर निकलकर हैदराबाद से अजमेर शरीफ के 2 टिकट खरीदे और वापस आकर एक टिकट कैप्टन जमशेद को दिया और एक टिकट अपने पास रख लिया। हैदराबाद से अजमेर शरीफ तक का रेल का सफ़र बड़ा लंबा सफ़र था। सारे वस्ती हिंदुस्तान में से गुजरकर इंडिया के मगरबी इलाके में जाना था। रास्ते में भोपाल के अलावा और भी कई बड़े बड़े शहर हैं। अजमेर शरीफ तक पहुंचने में हमें 1 रात और 2 दिन लग गए। अजमेर शरीफ राजस्थान में है और इंडिया का मशहूर शहर है। ये चूँकि इंडिया के बॉर्डर का शहर था, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत थी। अजमेर शरीफ में मैं इससे पहले 2-3 मरतबा आ चुका था। हम जिस वक्त यहाँ पहुँचे दिन ढल रहा था। मैंने कैप्टन जमशेद से कहा, हमें यहाँ रुकना नहीं होगा, यहाँ से हमें बीकानेर जाना होगा। बीकानेर से बॉर्डर का कस्बा गंगानगर ऊपर की जानिब ज़्यादा दूर नहीं है। मेरे पास पैसे बहुत कम रह गए थे। मैंने अजमेर शरीफ से बीकानेर के 3rd क्लास के 2 टिकट ले लिए। इसके बाद मेरे पास 10-12 रुपये ही बाकी रह गए। अजमेर से हमें काफ़ी देर बाद बीकानेर जाने वाली गाड़ी मिली। यह सहरा का सफ़र था। कहीं कहीं दरख्तों के झुंड नज़र आ जाते थे। सारी रात गाड़ी चलती रही। सुबह के वक्त हम बीकानेर पहुँचे। बीकानेर के स्टेशन से हम बाहर निकले। कैप्टन जमशेद ने मुझसे कहा, गंगानगर यहाँ से कितनी दूर है और क्या हमें इसी वक्त गंगानगर की तरफ रवाना हो जाना होगा? मैंने कहा, हमारे पास इतनी रकम नहीं है कि हम यहाँ किसी होटल में ठहर कर थोड़ी देर आराम कर सकें, इसलिए हमें इसी वक्त आगे चलना होगा। गंगानगर के लिए बीकानेर से ऊपर की जानिब कोई 100 मील के फासले पर महाजन नाम का एक स्टेशन है। वहाँ से हमें गंगानगर के बॉर्डर के कस्बे तक ऊँटों पर सफ़र करना था। चुनाचे हमने बीकानेर से दोपहर के वक्त एक ट्रेन पकड़ी और 2 घंटों के सफ़र के बाद महाजन नाम रेलवे स्टेशन पर उतर गए। ये एक छोटा सा स्टेशन था। स्टेशन के बाहर एक जानिब छोटी सी आबादी थी। दाएं बाएं दूर दूर तक रेत के टीले नजर आ रहे थे। इन टीलों पर सूरज गरूब होते हुए झुकता चला जा रहा था। मुझे मालूम था किसी कस्बे से मगरब की जानिब 2 कोस के फासले पर एक छोटी सी राह है, जहाँ से ऊँटों पर सवार होकर लोग गंगानगर को जाते हैं। मैंने कैप्टन जमशेद को सारी बात समझी और हम सिराय तक जाने के लिए रेत के टीलों की तरफ चल पड़े। सहरा में छोटी सी कच्ची सड़क थी जिस पर हम आहिस्ता आहिस्ता चले जा रहे थे। सूरज टीलों के पीछे गरूब हो गया था और टीलों के साए शाम के सायों में घुल मिल रहे थे। सहराई शाम की खुशगवार हवा चलने लगी थी। गर्मी की शिद्दत ख़त्म हो रही थी। मेरे पास सिर्फ 3-4 रुपये ही बाकी रह गए थे। इन पैसों में मैं श्रीनगर तो क्या दिल्ली में अपने आदमी गुल खान तक भी नहीं पहुंच सकता था। मैंने इस ख्याल को अपने जहन से निकाल दिया। कमांडो अगर अपने मिशन के दौरान इस किस्म की बातें सोचने लगे तो वो अपने मिशन में कभी कामयाब नहीं होता। कमांडो हर हालत में अपने मिशन की कामयाबी के इम्कानात के बारे में ही सोचता है और वो जहाँ जाता है वहाँ ज़रूरी वसीले पैदा कर लेता है।
रात का अंधेरा पूरी तरह से नहीं छाया था कि हम एक टीले के पास छोटी सी सिराई में आ गए। यहाँ कुछ ऊँट खड़े थे जिन पर तेल के कुप्पे और दूसरा सामान लादा जा रहा था। 2-3 ऊँट बैठे जुगारी कर रहे थे। मैं शक्ल सूरत और पहनावे से राजस्थान के हिंदू और मुसलमानों को पहचान लेता था। राजस्थान के मुसलमानों की दाढ़ियाँ और मूछें एक ख़ास वजह की होती हैं। मैं कैप्टन जमशेद को लेकर कुछ फासले पर की करके छोटे से पेड़ के नीचे बैठ गया। यहाँ एक तरफ पानी से भरा हुआ मटका रखा हुआ था। हमने उसमें से पानी निकाल कर पिया। खाना हम स्टेशन से खा कर चले थे। कैप्टन जमशेद कहने लगा, हमारे लिबास यहाँ के लोगों जैसे नहीं हैं। कहीं इन्हें शक तो नहीं हो गया कि हम बॉर्डर क्रॉस करना चाहते हैं। मैंने आहिस्ता से कहा, यहाँ लोग बॉर्डर क्रॉस करते ही रहते हैं। ख़तरा सिर्फ इस बात का है कि यहाँ कोई बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का खुफिया आदमी ना बैठा हुआ। उसे अगर शक पड़ गया तो वो हमें पकड़वा सकता है, लेकिन मेरे पास रिवॉल्वर मौजूद है। इतनी आसानी से हम पकड़े जाने वाले नहीं हैं। 3-4 देहाती आदमी ऊँटों पर सामान वगैरह लाद कर उसे रस्सियों से बांध रहे थे। सिराई एक कच्चा कोठा सा था। उसके बाहर बांस के साथ एक लालटेन रोशन कर दी गई थी। मैंने कैप्टन से कहा, तुम यहीं बैठो, मैं जाकर हालात का जायज़ा लेता हूँ। मैं उठकर सिराई के पास आ गया। सिराई के बाहर दूसरी जानिब देहाती औरतें, बच्चे और मर्द बैठे थे। शायद ये मुसाफिर थे और आगे बॉर्डर के किसी गांव जा रहे थे। एक बूढ़ा करीबी रेत पर बैठा चिलम पी रहा था। मैं उसके पास जाकर बैठ गया। उसने नज़रें उठाकर मेरी तरफ देखा और मज़े से चिलम पीता रहा। मैंने कहा, बाबा, यहाँ से राजगढ़ को काफिला कब जाएगा? मुझे मालूम था कि गंगानगर जाने की बजाय वहाँ से अगर हम राजगढ़ की तरफ निकल जाएं तो राजगढ़ से एक रास्ता बॉर्डर की तरफ जाता है। ये बॉर्डर बड़ा वसी था और इंडिया सिक्योरिटी फोर्स की जीपें थोड़ी थोड़ी देर के बाद बॉर्डर के साथ साथ गश्त करती रहती थीं। उस बूढ़े ने कहा, थोड़ी देर में 3-4 ऊँट उस तरफ जाने वाले हैं। ये मुसाफिर भी राजगढ़ जाने के लिए ही बैठे हैं। तुम बाबू हो, राजगढ़ चौंगी में नौकर हो क्या? मैंने कहा, मेरा भाई चौंगी में मुलाजिम है। मैं और मेरा एक दोस्त उसके पास ज़रूरी काम के लिए जा रहे हैं। बैठे रहो, घड़ी पल में 3 ऊँट जाने वाले हैं। मैंने सारी बात कैप्टन जमशेद को जाकर बताई और फिर हम दोनों सिराई की दूसरी जानिब आकर पहले जो मुसाफिर वहाँ बैठे थे उनके पास ही बैठ गए। जब सामान बरदार ऊँट तैयार हो गया तो दूसरे 3-4 ऊँटों पर औरतों और बच्चों को पहले बिठाया जाने लगा। इसके बाद 3 और ऊँट वहाँ आ गए। वहाँ से राजगढ़ का किराया 2 रुपये फी सवारी था। मेरे पास 6 रुपये थे। मैंने 4 रुपये ऊँट वाले को दे दिए। हम एक ऊँट के ऊपर 3 बच्चों और एक बूढ़े आदमी के साथ बिठा दिया गया। फिर 6-7 ऊँटों का ये काफिला राजगढ़ की तरफ चल पड़ा। इस इलाके में काफिले आमतौर पर रात को ही सफ़र करते हैं, क्योंकि रात के वक्त सहरा में गर्मी की वो क़यामत की शिद्दत नहीं होती जो दिन के वक्त होती है। दिन के वक्त तो धूप में सहरा आग बरसा रहा होता है। ऊँट बड़े मज़े से रेत के टीलों के दरमियान अपनी मंजिल की तरफ जा रहे थे। हमारा काफिला आधी रात के बाद राजगढ़ पहुंचा। ये एक छोटा सा गांव था। यहाँ एक मासूल चुंगी भी थी। बॉर्डर से जो बाहर सरकारी तौर पर इधर आता था, यहाँ उसका मासूल अदा किया जाता था। चुंगी के स्टाफ के यहाँ एक तरफ 4-5 छोटे छोटे क्वार्टर बने हुए थे। ये क्वार्टर मैं पहले देख चुका था। इन क्वार्टरों पर अंधेरा छाया हुआ था। दूसरे मुसाफिर ऊँटों पर से उतरकर गांव की तरफ चल दिए। ऊँटों को उसका मालिक हाँक कर दूसरी तरफ ले गया, जिधर उनके पानी और चारे का बंदोबस्त पहले से किया होता था। मैंने कैप्टन जमशेद को साथ लिया और क्वार्टरों के पीछे आ गया। यहाँ एक टीले के अकब में एक जगह खजूरों के दरख्तों का झुंड था। उस झुंड में मैं पहले भी रात बसर कर चुका था। यहाँ आकर मैंने कैप्टन से कहा, हमें रात यहीं गुजारनी होगी। हम ठंडी रेत पर लेट गए। कैप्टन कहने लगा, यहाँ से बॉर्डर मेरा ख्याल है ज़्यादा दूर नहीं है। मैंने कहा, 3-4 मील अंदर की तरफ जाने के बाद बॉर्डर का इलाका शुरू हो जाता है। हम इस वक्त उधर नहीं जाएंगे। तुम बहुत थके हुए हो। हम आज की रात और कल का दिन यहाँ किसी जगह छुपे रहेंगे। कल रात को तुम्हें बॉर्डर क्रॉस करा दूंगा। जब तुम बॉर्डर क्रॉस करके दूसरी तरफ पहुँच जाओगे तो मैं वापस जाऊँगा। कैप्टन जमशेद बोला, तुम्हें इतना तकल्लुफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बॉर्डर पर हर तरफ ख़तरा होगा। तुम सिर्फ इंडिया के बॉर्डर के करीब पहुँचा कर वापस चले जाना। आगे मैं खुद ही पाकिस्तान पहुँच जाऊँगा।
मैंने कहा, जैसे तुम्हारी मर्जी। वो रात और दूसरा दिन हमने वहीं खजूरों के दरख्तों के नीचे ही गुजार दिया। मेरे पास जितने पैसे थे उनमें से 2-2.5 रुपए की मैं गाँव में जाकर रोटियां और दाल वगैरह ले आया, जो हमने खाकर अपनी भूख मिटाई। पानी क्वार्टरों के बाहर लगे हुए नलके पर जाकर पी लेते थे। जब सूरज गरूब होने लगा तो मैंने कैप्टन जमशेद से कहा, अब हमें चल पड़ना चाहिए। इस रास्ते से मैं एक बार बॉर्डर क्रॉस कर चुका था। कैप्टन जमशेद को भी थोड़ी बहुत इलाके की शनाख्त हो गई थी। कहने लगा, 65 की जंग में हमने इस सारे इलाके पर कब्जा कर लिया था। हम रेत के टीलों के दरमियान चल रहे थे। थोड़ी दूर चलने के बाद मैं किसी टीले पर चढ़कर रास्ते का तयन कर लेता था कि हम ठीक रास्ते पर ही जा रहे हैं, क्योंकि सहरा में आदमी रेत के टीलों में अगर भटक जाए तो फिर उसका वहाँ से निकलना नामुमकिन हो जाता है। रेत के टीले ख़त्म हो गए और सामने खुला सहरा आ गया। दूर हमें कुछ बत्तियां झिलमिलाती नजर आईं तो हमने उन्हें पहचान लिया। ये इंडिया के बॉर्डर की रोशनियां थीं। वहाँ से हम दाएं जानिब हो गए। कोई 1 मील चलने के बाद हमें ज़मीन में से उभरे हुए पत्थर दिखाई दिए, जिन पर सफ़ेदी फिरी हुई थी। ये इंडिया के बॉर्डर के निशान थे। इसके आगे दोनों सरहदों के दरमियान का इलाका शुरू हो जाता था। यहाँ रेतली ज़मीन में जगह जगह गड्ढे पड़े हुए थे। मैंने कैप्टन जमशेद से कहा, हम इंडिया के बॉर्डर पर आ गए हैं, यहाँ मोहतात होने की ज़रूरत है। अभी हम ये बातें कर रहे थे कि दूर से किसी ट्रक की बत्तियां नजर आईं। साथ ही ट्रक के इंजन की आवाज़ भी आने लगी। हम जल्दी से एक गड्ढे में उतरकर छुप गए। थोड़ी देर बाद एक ट्रक हमारे करीब से गुजर गया। ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का भर्ती ट्रक था। कैप्टन जमशेद ने मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर दबाते हुए कहा, दोस्त, तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं हैं। अब तुम वापस जा सकते हो। मुझे मालूम है आगे किस तरफ को जाना है। ये सारी जगह मेरी जानी पहचानी है। मैंने कैप्टन जमशेद से कहा, इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है। मैंने जो कुछ किया है अपना फ़र्ज़ अदा किया है। लेकिन क्या तुम्हें यकीन है कि यहाँ से बॉर्डर क्रॉस करके निकल सकोगे? कैप्टन जमशेद ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, दोस्त, मुझे पूरा यकीन है। बस यूँ समझ लो कि तुमने मुझे पाकिस्तान पहुँचा दिया है। खुदा हाफिज़।